बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और गुज़िश्ता हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप नज़र रखे हुए होंगे इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हम भी उस पर नज़र रखे हुए हैं कंट्रोल रूम से। और आपको बताएं कि पहलगाम वाक़े को 2 हफ्ते होने को हैं और भारत की पाकिस्तान पर लगाए इल्ज़ामात का कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया और जंग के खतरात अभी टले नहीं है जनाब। रात गए जंगी जुनून में मुब्तला भारत की LOC पर बिला इस्तेमाल फायरिंग और पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय बंदूकों को खामोश करवा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने निक्याल, खुईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इस्तेमाल फायरिंग की। पाक फौज ने दुश्मन की बिला इस्तेमाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। उधर DGISPR और वज़ीर इत्तलात की सियासी रहनुमाओं को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग, जिसमें सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो मुसल्लह फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है और ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। सियासी क़यादत का भारत के खिलाफ भरपूर यकजहती का इजहार और इसके अलावा कौमी असम्बली का अहम इजलास आज बुलाया गया है। जी हाँ, जिसमें पाक भारत कशीदा सूरत हाल जो है वो ज़ेर बहस आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने खित्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं उनको सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी खित्ते में अमन और सलामती के लिए ईरान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची वो सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और ईरानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। ये सारी सूरत हाल है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो आपके साथ की है। इस पर हमने डिस्कशन करनी है। जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, सबसे पहले पहलगाम वाक़े के 2 हफ्ते भी जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सका भारत और जंगी जुनून में पागल हुआ हुआ है। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है और जवाब में फिर पाक फौज भरपूर जवाब भी दे रही है। कैसे देखते हैं अब तक की जो सूरत हाल है उसको? देखें, फिर प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के बाद डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब को हिदायत की और उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए कह दिया है। अब वहाँ पे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी पूरी दुनिया के कि अमेरिका भी बैठा है वहाँ पे, चाइना भी बैठा हुआ है, फ्रांस भी बैठा हुआ है, जो मुस्तकिल 5 मेंबर्स हैं वो भी हैं और बाकी 10 जिसमें खुशकिस्मती से इस दौरान पाकिस्तान भी है और मौजूद है। और वहाँ पे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, बराह रास्त मेंबर की हैसियत से पाकिस्तान अपना मुकदमा पेश करेगा कि किस तरीके से इंडिया दहशतगर्दी एक्सपोर्ट भी करता है और फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देता है। जो जैसे आपने कहा 2 हफ्ते हो गए जिस तरीके से वो लगे हुए थे पुलवामा वाले वाक़े पे, उन्होंने 9वें दिन पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, 2 कब्जे मारे और फिर हमने जवाब में उनको बताया कि आपके आर्मी चीफ कहाँ मौजूद है। हमने उनके साथ गोले मारे और बताया कि इनको उठा लें यहाँ से, कि हमारी दस्तरस में आप। फिर जब उनके तैयारे आए, हमने अभिनंदन को फैंटास्टिक चाय पिला के तैयारा अपने पास गिरा कर छोड़ा और उसको वापस भेजा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम जंगी उस महाज पे ये नहीं चाहते कि लड़ाइयाँ होती रहें बल्कि बातचीत से हों। लेकिन मोदी जी की चूंकि एक बुच्चर ऑफ गुजरात के नाम से शोहरत भी है तो वो अपनी जिद से बाज नहीं आते। अपनी जो इंडिया में उनकी खराबी हो रही है, जो ट्रंप ने उनके साथ व्हाइट हाउस में कर दिया है, उसके बाद वो हजीमत से और अपने इलेक्शन से बचने के लिए कि किस तरह वो वापसी ले लें, क्योंकि वो तो नारा लगा के आए थे अब की बार 400 पार, तो वो भी ना हो सका था उनके साथ। तो ये सारे हंगामे उन्होंने बर्पा किए, पूरी दुनिया के अमन को वो तहबाला करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी सूरत में अपने दिफा से पीछे नहीं हटेंगे।
और अगर आपने आबी जारियत की तरफ कोशिश की तो पहल भी करने से हम नहीं जाएंगे। तो ये वो नतीजा है जो 2 हफ्ते में निकला है। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें आबी जारहियत भारत की जानिब से की जा रही है और मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पानी को रोका जा रहा है और जो है हमारे दरिया चनाब में सतह जो है वो कम से कम होती हुई दिखाई दे रही है और किसी वक्त में वो तेज़ पानी छोड़ देते हैं जिससे सतह एकदम से बुलंद हो जाती है। तो आपको लगता है कि हमारी जो सिफारतकारी है वो किसी हद तक कामयाब हो रही है क्योंकि भारत की जानिब से वो जारहियत सामने नहीं आ रही जिसका अंदेशा था? और ख्वाजा आसिफ कह चुके थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कुछ होना हुआ तो होगा, फिर उसके बाद सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी और अब वही कह रहे हैं कि अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं कि सिफारतकारी की कामयाबी है पाकिस्तान की जिसकी वजह से इस वक्त तक कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल नहीं आई जो हमें स्क्रीन्स पर दिखाई दे रही है? उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके राफेल तैयारे आए, जवाब में पाक फिजाइया जब सामने आई तो वो 24 से 36 घंटे तो पूरे हो जाने थे। उनके ख्याल के मुताबिक वो हमला करने तो आए थे, लेकिन जो जवाब उनको मिला फिजा के अंदर, उसके बाद वो वापसी उन्होंने समझी कि भाग लो यहाँ से, कि एक और चाय ना पीनी पड़ जाए हमें जाके पाकिस्तान में, क्योंकि उनके सिस्टम में गड़बड़ हमने अपने सिस्टम से पैदा की थी। तो अब आप देखें सिफारतकारी तो चल रही है। आज ईरानी वजीर खारजा जब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो इसीलिए आए हैं कि दोनों ममालिक के साथ उनके भी ताल्लुकात हैं, दुनिया डिस्कशन कर रही है, चाइना हमारे साथ ओपनली खड़ा है, अमेरिका कह रहा है गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, सारी दुनिया ये बात कह रही है, सऊदी लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें बिल्कुल कामयाब जारी हैं। इसमें जरा रोशनी डालिएगा, ईरानी जो वजीर खारजा की आमद है उनकी आमद कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो भी इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है और बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के बाद वहाँ से भी बयानात जो हैं वो उनके आने का सिलसिला जारी है और इसराइल को और अमेरिका को वो तनबीह कर रहे हैं कि वो हमला हुआ तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उनका सिफारतकारी करने के लिए यहाँ पर आना, उसकी इंपॉर्टेंस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, इसी बात की मैं कर रहा था कि इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान की बनवाई ही इंडिया ने हमारे गवादर के मुकाबले में। इंडिया चाहता है ज़ाहिर है कि हमारी लड़ाई हो। हम तो अपने किसी मतलब जो दुश्मन है उसके साथ भी लड़ाई में हम अपने दिफा की बात करते हैं, हमला करने की बात नहीं करते। तो ईरान तो ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम ये भी नहीं कहते कि आपके ताल्लुकात क्यों इंडिया से हैं, वो तो सारे गल्फ ममालिक के हैं, सारे इस्लामी ममालिक के हैं। इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं, तिजारत का एक बड़ा मरकज है, तो इन्वेस्टमेंट भी है उनकी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने केस अपना ऐसा पेश किया है कि इंडिया ये नहीं बता सकता कि ये पाकिस्तान ने करवाया है पहलगाम में दहशतगर्दी का हमला। ये पहले हमेशा से यही करते थे। अब इंडिया खुद फंस चुका हुआ है। कनाडा में आपने देख लिया है कि उनके ऊपर बात सामने आ चुकी हुई है, अमेरिका में आ चुकी हुई है, यूके में आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर वो राह के जरिए अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि पूरी यकसुई से पूरी दुनिया इंडिया को ये कह रही है कि आप इस तरह मत करें, वरना तो वो खामोश हो जाते थे ममालिक कि इंडिया जो कह रहा है जवाबन वो पाकिस्तान की हिमायत में या पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से बात नहीं करते थे। तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपने जौहर दिखा रही है और हमारी सिफारतकारी अपने जौहर दिखा रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सिफारतकारी के नतीजे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को समझ आएगी कि वो बचगाना हरकत ना करें, वरना पाकिस्तान तो तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है और यही जवाब दिया गया है हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भी कि हमें टेस्ट ना किया जाए, हम तैयार बैठे हैं। आमिर साहब, जिस तरह से हम बात करें, ज़रा गुज़िश्ता रोज़ जो सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी गई और उसमें फिर PTI का शिरकत ना करना, जबकि ऑलरेडी जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं और सेनेटर फैसल वाबदा है वो सेनेट में कह चुके हैं कि APC बुलाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ ने APC का मुतालबा किया है। हुकूमत कौमी सलामती के मामले पर APC बुलाने से आपको क्या लगता है, इनकारी क्यों है? क्यों बुला नहीं लेनी चाहिए APC ताकि सबके शिकवे भी दूर हो जाए और ख़ास तौर पर जब बात पाकिस्तान की आती है तो सबको यकजाई होना चाहिए? अगर आप सवाल में सिर्फ गवर्नमेंट की बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस की बात करती ना तो मैं सिर्फ उस पर रहता, लेकिन चूंकि सवाल PTI से स्पेसिफिक है, उन्होंने इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत की है और ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी कि जी पहले इमरान खान और फिर देखें, इमरान खान तो वज़ीर आज़म होते हुए अपोजिशन के साथ नहीं बैठते थे नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ पे। तो ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि जो उनकी पार्टी कह रही है वो इमरान खान के लिए दुरुस्त बात है? इमरान खान को जेल में समझना चाहिए, उनकी पार्टी को बाहर बैठे हुए समझना चाहिए कि इस तरह की कुट्टी करने का फायदा कोई नहीं होता। वो चढ़ाइयाँ भी करके देख चुके हुए हैं, बायकाट करके भी देख चुके हुए हैं। उनको हजीमत ही उठानी पड़ी है कि कल जब DGISPR और वज़ीर इत्तलात यानी हुकूमत और फौज मिल के आपको एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। कोई जलसा आम नहीं था, कोई लाइव कवरेज नहीं थी उसकी, सिर्फ मकसद बताना था कि दिफाई, सियासी, सिफारती
क्या सरगर्मियां गवर्नमेंट कर रही है और हमारे महाज पे हमारी फौज क्या कर रही है, ये बताना मकसद था। तो अब अगर वो नहीं आए तो देखिए सारा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि उन्होंने ज्यादती की है अपने साथ, पाकिस्तान के साथ। उन्हें कौमी यकजहती की सलामत में जो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी जिसके अंदर नंबर लेने या बनाने की कोई सिचुएशन नहीं थी कि आपने कैसे सवाल किए, जैसे साफियों में होता है कि जी मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल ले ले। तो वहां पे तो सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जा रही थी जो कैमरे पे नहीं थी। उन्हें जाना चाहिए था। उन्हें, मेरा ख्याल है, कौमी असेंबली में जैसे ही करारदाद आए, जैसे सेनेट में उनके लोगों ने अच्छा बर्ताव किया कि उस करारदाद में भारत की मजम्मत, तो उस पे तो वो यकीनन आ जाएंगे। लगता यही है, वो थोड़ा नखरा करेंगे लेकिन फिर आ जाएंगे, क्योंकि उमर अयूब जो हैं वो ऐसी बेवकूफाना, मैं तो यही कहूंगा, कम से कम लफ्ज आज जो जुबान पे आ रहा है, हरकतें करते हैं कि लोग समझते हैं कि अपोजिशन लीडर का ये किरदार नहीं है। उन्हें अपनी लीडरशिप की बात करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन कौमी सलामती और पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ नहीं है। जब ऐसा इशू होता है तो आप यकजहती की अलामत बनते हैं बजाय के निफाक के। तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि कल अगर उन्होंने ब्रीफिंग मिस की है तो करारदाद को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आमिर साहब, अब हुकूमत स्पेसिफिक जवाब भी दे दे, अगर हुकूमत के हवाले से पूछा जाए कि एपीसी वो क्यों नहीं बुला रही। देखें, आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब ऐसे मौके पे कौमी सेनेट से हो चुकी है करारदाद, वो तमाम जमातों ने पास की, अब कौमी असेंबली से होगी और यकीनन पीटीआई उसमें ऑन बोर्ड आ जाएगी। आप एपीसी बुलाएं और पीटीआई उसके खिलाफ बैठी भी हो, मेरा ख्याल है कि वो फौरी तौर पे फिर इसका नेगेटिव मैसेज जाता है कि एक तरफ आप पूरी दुनिया को सिफारती माल पे एंगेज कर रहे हैं, आप बॉर्डर पे हमारी फौज उन्हें एंगेज कर रही है, नेवी कर रही है, एयरफोर्स कर रही है, और ऐसे में एक सियासी जमात जो बड़ी सियासी जमात भी है वो इस किस्म की गुफ्तगू करे तो उसका तासुर पॉजिटिव नहीं जाता बल्कि नेगेटिव जाता है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पहले, ये जैसे कल कोशिश की गई, ये भी एक कोशिश थी कि पीटीआई ऑन बोर्ड हो जाए, तो फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो इस किस्म का काम किया जाए। वहां पे सब लाख इख्तिलाफ होने के बावजूद कांग्रेस बैठ गई उसके साथ, बीजेपी के साथ। तो यहाँ पीटीआई अभी तक नहीं बैठना चाह रही। उनके जिस तरह कल उन्होंने अपने आप को पीछे हटाया कि हम नहीं जाएंगे, शायद इसी बुनियाद पे गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही। सही है। तो आमिर साहब, जिस तरीके से भी हम सफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र कर रहे थे और अभी हमने जिक्र किया कि जिस तरह से ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए हैं, तो इस सारी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बनी हुई है पहलगाम वाक़े की, उसमें जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं हमारे एलाइज, जिस तरह से आपने चाइना का भी जिक्र किया, और सब इस बार तो आपने कहा कि बोल रहे हैं सब कंट्रीज़ हमारे हक में भी कि इंडिया को बाज आ जाए और इस तरह की हरकतें ना करे। तो क्या ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है जो यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने इंडिया भी जाना है, तो पसे पर्दा मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी इससे, और ख़ास तौर पे उससे जो अमेरिका कह रहा है कि पाक भारत कशीदगी है वो ख़त्म की जाए और दोनों अमन से अपने मामलात को हल करें? देखिए, अमेरिका का जोर और चौधराहट जो थी ना, वो अमेरिका के बल पे कूदने की थी कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका हर सूरत में उनकी हिमायत कर रहा था। ये पहली दफा हुआ है कि एक तो ट्रंप फंस गए खुद, चाइनी प्रेसिडेंट शीपिंग की तरफ से जो जारियाना रवैया टैरिफ की बुनियाद पे जो रखा गया, तो वो उनको तवक्को नहीं थी। उधर से वो उधर उलझे हुए हैं, इधर ये मोदी ने इनके लिए एक नया मसला बना दिया कि उन्होंने सोचा उनका वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है, सऊदी अरब हम जा रहे हैं, हमारी गेम बन जाएगी। वो उनके खिलाफ चली गई। इसीलिए ये बात हमारे हक में गई है कि हमने बहुत अच्छे अंदाज में पहले दिन उस वाक़े की मजम्मत, इंडिया को आज तक तौफीक नहीं हुई। ये सिफारती सतह पे होता है कि आप जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, पूरी दुनिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा के खड़ी है पाकिस्तान के साथ कि ये गलत है, इंडिया खामोश रहा। हमने तो उस वाक़े की, पहलगाम की मजम्मत की, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हमने अपना रिस्पॉन्स दिया, रिजॉल्व दिया कि अगर पानी के ऊपर कोई बात हुई तो फिर ये हमारी लाइफ लाइन पे हमला होगा और फिर हम पूरी कुव्वत से, तमाम स्पेक्ट्रम से जवाब देंगे, जिसमें एटमी हथियार जब आ जाता है ना, फुल रिजॉल्व और स्पेक्ट्रम, तो उसका मतलब आप समझ लें कि एटमी जंग से भी पाकिस्तान गुरेज नहीं करेगा, लेकिन अपने दिफा में करेगा। तो अमेरिका हो, जापान हो, अब ये जो सारे मुल्क हैं, कोई भी नहीं चाहता, रशिया भी नहीं चाहता। उन्होंने भी समझाया कि कशीदगी जो है ना वो ना बढ़े। देखें, इनके जो बहुत बड़ा स्क्वाड्रन है ना, 50% एयरफोर्स का इंडियन, वो है MiG-21 और रशियन एरोप्लेन्स पे। रशियन फंसे हुए हैं यूक्रेन की जंग में, इनकी जो सालाना मरम्मत कह लें, तो जो सेटिंग होनी होती है वो भी नहीं हुई, और हमारी एयर पावर का उनको अंदाजा हम तो पहले से बता रहे थे। फिर ये जो राफेल के साथ हमने किया है, उनको हो चुका हुआ है कि जो वो बड़े इतराते थे कि हमारे तो इतने स्क्वाड्रन है, हम ये कर देंगे, आधी तो ग्राउंड है उनकी एयरफोर्स पहले ही। दूसरे जो जदीद तरीन राफेल लेके आए, वो 36 तैयारे शायद $9 अरब के, अभी तक तो वो फारिग हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान ने जो अपना J-10C है, जो मौजूदा एयर चीफ की
बुनियादी तौर पे ज़्यादा मेहनत है, जिसमें हमारे वो नए मिसाइल जो रशियन साख्ता चाइना साख्ता हैं, जो 150 किलोमीटर तक मार करते हैं, जो राफेल को जाके मुकाबला करते हैं उन मिसाइल की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है। और हमने अगला ये काम किया है, JF थंडर 17 ब्लॉक 3, उनके अंदर भी वो मिसाइल हमने नस्ब कर दी हैं। वो तैयारे जो 70-75 किलोमीटर पे जाता था JF थंडर, अब वो 150 किलोमीटर का मिसाइल लेके जा सकता है। यानी इस्लामाबाद से आप फिजा में मौजूद हों तो आप मिसाइल मारेंगे तो श्रीनगर के पार जाके अपने टारगेट को वो निशाना बना सकेगा। बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं हमारे पास। हमने अभी परसों भी एक 450 किलोमीटर जमीन से जमीन मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा करके दुनिया को बताया कि देखें, हम अगर खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस तरफ जरूरत न कीजिएगा, वरना जवाब बड़ा मुंह तोड़ मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मौजूद थे आला उस पर हम बात कर रहे थे। पहलगाम वाक़या जनाब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक कोई सबूत भारत नहीं दे सका। अलबत्ता जंगी जुनून में पागल है, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाक फौज उसको दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहना चाहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसके मुकाबले जारी है। गुज़िश्ता रोज के मैच की अगर बात करें तो कराची किंग्स ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी और लाहौर कलंदर्स ने 7.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 90 रन बनाए थे कि हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसके सबब मैच को रोकना पड़ा और मैच फिर बारिश के बाद फी इनिंग्स 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत फिर हदफ में तब्दीली की गई और कराची को 168 रन का हदफ मिला। लाहौर की जानिब से मोहम्मद नईम ने 65 और फखर जमान ने 51 रन बनाए। और कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनकी जानिब से अब्बास आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स का 168 रन का जो हदफ है 15वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। डेविड वार्नर और टिम सेफर्ट ने 24 रन स्कोर किए, साद बेग ने 25, खुदिल शाह ने 9 और मोहम्मद नबी ने 15 रन बनाए। इख्तितामी ओवर्स की बात करेंगे तो उसमें इरफान खान नियाजी ने 21 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर कराची किंग्स को अपना मैच जितवा दिया और उनकी बर्क रफ्तार इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस खेलकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है और 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 8 मैचेस खेले हैं और वो 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले लीड कर रही थी जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और टॉप पर थी, फिर वो कोयटा और इस्लामाबाद का जब कोयटा का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ तो उसके बाद ये पोजीशंस चेंज हो गई। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन है जी कराची किंग्स की, जिसने 8 मैचेस में 5 में कामयाबी हासिल की है, 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 9 मैचेस के 2 पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम लाहौर कलंदर्स चौथी पोजीशन पर है, जबकि 6 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर पेशावर ज़ल्मी का है। और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन है मुल्तान सुल्तान्स की, जो अब ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो चुके हैं। जी जनाब, पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे हैं तो कितने अपसेट उसमें चल रहे हैं और बहुत सी टीमों को जो पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद आखिर तक जो प्ले ऑफ मरहले तक वो पहले नंबर पर ही जाएगी, ऐसा नहीं हुआ जनाब। जो हम आखिरी मरहलों की जाने बढ़ रहे हैं तो हाई वोल्टेज मुकाबले हो रहे हैं और शानदार मैचेस पेश किए जा रहे हैं, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं इस वक्त स्टेडियम्स में वो मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने स्टेडियम्स में सब कुछ हो रहा है और आप अपनी स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं तो आप मिस कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान ज़ही, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, उनसे इस मैच के हवाले से और इस वक्त PSL की सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान, लोग मिस आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि अब मैचेस बड़े शानदार हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और उसने जो पहली पोजीशन है पॉइंट्स टेबल से लाहौर कलंदर्स ने छीनी, और इस वक्त जो कल मैच हुआ है उसमें कराची किंग्स की शानदार परफॉर्मेंस थी। आखिरी बॉल्स तक जो है एक्सपेक्टेशन जो रही हमारी कराची किंग्स से वो उस पर पूरा उतरे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो जो आप बात कर रहे थे, कोयटा बेसिकली टॉप पे अब आ चुका है। उन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड से विक्ट्री के बाद पोजीशन वो छीनी है और अभी जिस तरह लाहौर के अंदर को कराची किंग्स ने हराया है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर प्रीवियस मैच की भी आप बात करना चाहते हैं तो ओब्वियसली जब हमने पहले कई दफा बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे है, अनबीटन है, बट वो उसी ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर मारे गए। क्रिकेट के बेसिक रूल जो है, फंडामेंटल जो है, वो चेंज कभी नहीं होते। वो फंडामेंटल क्या है कि आपको मोमेंटम के लिए, आपको एक फ्लो के लिए आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। बट वो जब इस्लामाबाद क्या कर रहा था कि हर मैच में 5-6 चेंजिंग करके आप आ रहे थे, तो उसी का नुकसान हुआ कि जिस तरह वो पहले 5 मैच जीते, अब 3 कंसेक्टिव बैक टू बैक मैचेस वो हार चुके हैं। इसी तरह कल के मैच के वाले से बात करें
तो एक दफा फिर हमें नजर आया कि जो समहाउ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है वही लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप है जी। शाहीन और हारिस रऊफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इधर लाहौर कलंदर को भी करते हैं। और लास्ट 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 48 रन चाहिए था और हमने देखा कि 22 रन शहीन अफरीदी को हुए, 21 रन हमने देखा हारिस रऊफ को हुए और मैच जो उनकी कंट्रोल में था उधर से उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। ये पॉइंट हमने बहुत बात की है कि पाकिस्तानी डिबैकल की रीजन वन ऑफ रीजन जो है वो बॉलिंग है। तो इरफान आपको क्या लगता है फिर लाहौर कलंदर्स को जो अपना बॉलिंग अटैक है उसे मजीद तगड़ा करने के लिए किसको खिलाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी तब्दील करनी चाहिए? देखिए, एक तो कल उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जब डेरल मिचेल कवर करवाया गया सब मेयर उन्होंने 2 रन दिए। तो कोई भी कॉमन सेंस का बंदा, कोई भी थोड़ा सा गेम अवेयरनेस रखता है और जो इकोनॉमी जो थी एवरेज जो थी वो 15-16 की चली गई थी, तो आपने उसको एक और ओवर दरमियान में करवाना था। बट वो शहनशाह अफरीदी क्या सोच रहे थे, क्या माइंडसेट था कि उन्होंने उनको ओवर नहीं करवाया। और जब फिर वो 48 ओवर रन में से उन्होंने जब देखा कि ऑलमोस्ट 7 रन रह गए तो फिर लास्ट ओवर करने के लिए गए, तब वो गेम ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकल चुकी थी। दूसरा ये कि मुझे इनके स्क्वाड में लगता है कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रिस्ट स्पिनर की कमी है इनके स्क्वाड के अंदर। देखिए, आसिफ अफरीदी है लेकिन वो फिंगर स्पिनर है, वो भी एट टाइम्स उसको जब रन होते हैं तो बहुत ज्यादा रन होते हैं। उन्होंने कल 2 ओवरों में 26 रन दिए। इसी तरह शहनशाह अफरीदी ने 3 ओवर में 41 दिए। तो दूसरी तरफ आते हारिस रऊफ के, उनके भी 3 ओवरों में 41-42 है समहाउ। तो जब आपकी इकॉनमी 13-14 की होगी तो ये कोई भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो, चाहे T20 है या ODI है, तो आप नहीं जीत सकते। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया में वही टीम है जिसका जो एक माइंडसेट ये है कि लड़के कैरियर का स्टार्ट पीक से करते हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव करने की बजाय वो डिक्लाइन की तरफ आता है। आप दुनिया में एग्जांपल देखें, पूरी दुनिया के अंदर प्लेयर जो है वो एक नॉर्मल या एवरेज क्रिकेटर के तौर पे आते हैं और फिर उनका कैरियर पीक की तरफ जाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ये है, आप स्टार्ट ले लें, बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस, इमाद, वसीम, आमिर, किसी का भी आप नाम ले लें, आप ग्रेजुअली देखेंगे कि कैरियर जो था वो इस तरह था कि ये शायद दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बट वो जब ग्रेजुअली हमने देखा, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल की, वो हमने ग्रेजुअली डिप देखा। उसके 2-3 फैक्टर मुझे नजर आते हैं। शायद कहीं ना कहीं वो लड़का, उसके अंदर वो हंगर, वो अर्ज खत्म हो जाता है जब वो सर्टन पैसा जो भी उसने माइंड में सोचा होता है, जो भी वो अपने एम लेके आता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके ऊपर वो तगड़े फादर फिगर के रोल वाले मेंटोर भी नहीं है। बिल्कुल यही बात मैं करने वाला था इरफान। पहले 90s के प्लेयर की बात करते हैं तो उनके मेंटोर कौन थे? खान साहब, ठीक है। फिर जो लड़के 90s के आए के बाद आए, उनके वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, इंतजाम से। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे आपके पास ब्रेन भी नहीं रहे कि जो इनको लेके चलते हैं, इनको बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं आप खुद भी इवॉल्व होना है, आपने देखना है, आप दुनिया से सीखते हैं। मतलब आप सीखना हो, आप विराट कोहली से सीख सकते हैं, पैट कमिंस से सीख सकते हैं, बेन स्टोक्स से सीख सकते हैं। बट बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि आपका मुकाबला तगड़ा हो रहा है, रन हो रहे हैं, मैच लास्ट बॉल पे जा रहा है। बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दुख की बात ये है कि पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है, उसको ऐसे मार पड़ रही है जैसे गली के किसी क्लब के लेवल के बच्चे को मार पड़ रही है। बिल्कुल। ये हमें यही बात मैं करने वाला था कि हम लोग अक्सर निशाना बनाते हैं बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। शहनशाह अफरीदी भी साबिक कप्तान रह चुके हैं, तो उनकी कप्तानी पे तो सवालात हैं ही, लेकिन अब तो उनके खेलने पर भी सवालात जो है पैदा होना शुरू हो गए हैं कि उनकी बॉलिंग में वो क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह आपने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, उनमें से एक क़यादत का फुकदान भी है। तो जो पहले हमारे पास हमने सबको ट्राई करके देखा है कि इनको कप्तान बना देते हैं, लेकिन अगर इनको नहीं बनाएंगे तो कौन सीनियर मौजूद है जो इनको बता सकेगा अगर बाहर नहीं देखेंगे? तो जिससे आप कह रहे हैं कि विराट कोहली को देख लें, बाकी प्लेयर्स को देख लें, उनको देख कर, तो आपको लगता है कि लर्निंग जो है वो मोड खत्म हो चुका हुआ है, अब ये सेलिब्रिटी मोड में है? अली, इनका सबसे बड़ा मैं बताऊं जो पाकिस्तान क्रिकेट के डिबैकल, मैं तो अपने जो मैं शो करता हूं उसमें मैं बात करता हूं कि ये जो कप्तानी का बैटल था ना, ये लेके बैठ की हमें। अब ये जो 6 लड़के हैं, 7 लड़के कह ले, जिसमें आप सलमान अली आगा भी डाल लें या शान मसूद भी डाल लें, सिर्फ आप ऑब्वियसली वार्नर को तो आप साइड पे कर देना, ये 6-7 लड़कों के अंदर बैटल चल रही है, किसी तरह हम कप्तान बन जाए। वो बैटल ने जितना पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। और ये
कहीं ना कहीं आपने हार्डकोर स्टांस लेना था, बोर्ड ने इनको एक कहीं ना कहीं स्टॉप करना था, लाइन ड्रॉ करनी थी कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप ये देखें कि हमने 90 से लेके अभी तक 3 डेकेड में तो 50-55 बिल्कुल ऐसा ही है इरफान, दुरुस्त कह रहे हैं, और उसी का ही हमें नुकसान भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे। जी जी इरफान, आप कुछ कह रहे हैं? जो हम बात कर रहे हैं ना पीएसएल के बेनिफिट्स की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नुकसान पीएसएल का ये हुआ है कि इधर हम कप्तानी कराते हैं पीएसएल के अंदर, उनके अंदर ख्वाब जाग जाते हैं। हाँ। और ये जो कहीं ना कहीं उनके जो माइंड के अंदर ये जो खास तौर पे जो इनके है ना हमारे ओनर, फ्रेंचाइज ओनर, ये इनको ऐसे पैम्पर करते हैं जैसे छोटे बेबीज को किया जाता है। और फिर काम यहीं से खराब होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 कप्तान खेलेंगे, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। PSL 10 की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं आज का मैच क्या होता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आज रात 8 बजे टकराएंगे। तो देखते हैं जी आज के मैच में क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तानी हर फील्ड में और हर खेल में झंडे गाड़ रहे हैं। पीएसएल की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब एक और खेल की बात करते हैं। वर्ल्ड एमेच्योर प्रो चैंपियनशिप है जनाब, जिसमें पाकिस्तानी धूम मचा रहे हैं। और दुबई में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान ने टोटल 9 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अंजुम वारसी ने मास्टर और ओपन पावर लिफ्टिंग इवेंट में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। और मिस्टर वर्ल्ड एमेच्योर का टाइटल पाकिस्तानी तनसाज जवाद अहमद के नाम रहा, जबकि मास्टर 40+ कैटेगरी में फुरकान रजा ने गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वर्ल्ड एमेच्योर प्रो चैंपियनशिप मुकाबलों में पाकिस्तानी तनसाजों ने भारतीय हरीफों को जेर करके ये एजाजात अपने नाम किए हैं। मजीद इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है 40+ कैटेगरी के चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट फुरकान रजा। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। एक तो आपको मुबारकबाद जनाब, गोल्ड मेडल एक आपने और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम से हमने माशाल्लाह से दुबई में इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को हमने जीत किया और पाकिस्तान को हमने गोल्ड मेडल दिया, जो कि बहुत टफ कंपटीशन था। राइट, तो ये बताएं फुरकान, ये बताएं कि वैसे तो आप 40+ कैटेगरी में जो है शिरकत करके गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, लेकिन आपने इसका सोचा कब और कब से तैयारी शुरू की थी? कितने साल हो गए? बहुत हमें मैक्सिमम मुझे 3 इयर्स लगे हैं इसकी प्रिपरेशन में, और हमने जो है इसमें बहुत टफ ट्रेनिंग की है। और इस ट्रेनिंग के दौरान हमारे रमजान भी माशाल्लाह है, हमने रोजे भी रखे और रोजे के दौरान हमने तमाम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग और तमाम चीजें हमने की, और इस तरह से हम इस मराहल को पूरा करते हुए हम पहुंचे यहाँ तक। जबरदस्त फुरकान, और हमें बड़ा फख्र है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने रिवायती हरीफ भारत के जो तनसाज थे उनको शिकस्त दी, तो उस वक्त क्या जज्बात थे और मुकाबला कितना चैलेंजिंग था? उस वक्त फीलिंग्स क्या थी कि भाई कुछ भी हो जाए हमने जरूर जीतना है? जी बिल्कुल, जब हम यहाँ पे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो उधर लोकल ऑडियंस, ये की लोकल ऑडियंस भी थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थे, अदर कंट्रीज के भी लोग थे, और ज्यादातर मेजोरिटी जो थी इंडियंस की थी। इंडियन पार्टिसिपेंट्स भी थे हमारे साथ, और इंडियन कम्युनिटी भी बहुत थी वहाँ पे, जो ऑडियंस थी, जो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे थे हमें। लेकिन जब हमने इंडिया को बीट किया तो पाकिस्तान का जब हम फ्लैग राइज हुआ और स्लोगन बजा हमारा कौमी तराना, तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो पूरा हॉल पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। और उस टाइम की जो फीलिंग थी, मैं आपसे मतलब अपने जज्बात अल्फाजों में तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी माशाल्लाह से, पूरी टीम की, हमारे ट्रेनर्स की, और हमारे साथ जो भी हमारे जो भी स्टाफ था माशाल्लाह। जो मनाजिर हमने देखे हैं और जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके लफ्जों में जितनी जान है इस वक्त, उससे हमें वाकई वो जज्बा महसूस हो रहा है जो आप कर रहे होंगे उस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये बॉडी बिल्डिंग मुश्किल होती जाती है? यस बिल्कुल, लेकिन ये सब इंसान की अपनी मेंटालिटी पे होता है। एज 10 साल नंबर जो हमने प्रूव कर दिखाया, मैंने 40+ कैटेगरी में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया और इंडिया को बीट किया उनके होम ग्राउंड में। क्योंकि होम ग्राउंड बट मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ, जिस मुकाम पे हमारा टूर्नामेंट था, कंपटीशन था, वहाँ पे जो 70% इंडियन मेजोरिटी थी, तो हमने इंडिया को उनके होम ग्राउंड पे जीत किया।
और एज 10 साल लंबा जब 40+ कैटेगरी जैसे प्रभावित जाते हैं तो यकीनन एज जो फैक्टर करती है, लेकिन इंसान का जो डाइट डिसिप्लिन होता है वो इसको अगर मेंटेन रखें तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक तो ये बताएं कि आप जिम कितने घंटे करते हैं और डाइट कितनी ज्यादा सख्त होती है, कितनी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है, क्या फिर आप करते हैं कभी कभी डाइट स्किप करके कराची के चटपटे खाने एंजॉय करें? नहीं जनाब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हमने डाइट डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और उसके बगैर तो आपको फिजिक्स मेंटेन नहीं रहती। और जो जिम है, हमने जो कॉम्पिटिशन रेंज में हमने ट्रेनिंग की है, हमने 12 घंटे नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की है। अच्छा। यानी कि जो 1 डे में ट्रेनिंग होती है उसको हमने 1 आवर्स में ट्रेनिंग की है और 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे। पूरे हफ्ते की, पूरे वीक की ट्रेनिंग 1 डे में हम अचीव करते थे। तो इससे मसल्स वगैरह डैमेज नहीं होते इतने एक दिन में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग से? नहीं, क्योंकि हम अपना प्रोटीन लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल और गेन की तरफ जा रहा होता है, हमारा मसल स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है। अच्छा। प्रोटीन और जो हमारी डाइट होती है उसमें कौन चीजें कवर्ड हो रही होती हैं। राइट। जो फुरकान ये भी बताइएगा कि आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपनी उम्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है आपके मसल्स वीक होते जाते हैं, तो मसल्स को बहाल रखने के लिए आपको थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल मैं ये एडवाइस करूंगा कि इसमें एज को आप बिल्कुल भी किसी तरीके से वो ना बनाए कि माना कि मैं ये एज होती जा रही है, मैं रनिंग नहीं कर सकता, मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं मसल ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। तो आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है और एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, लाजमी जिम करें। आप जिम करेंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, बस ये मैं कहना चाहूंगा। आप डॉक्टर के पास जाएं या जिम जाएं, ये परफेक्ट मशवरा है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं? जो यंगस्टर्स आपसे इंप्रेस होकर डेफिनेटली इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और इस तरह के जो चैंपियनशिप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बताएं कि आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, जो नए पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं, मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी अर्ली हो सके डॉक्टर ट्रेनिंग ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, स्विमिंग करें, वॉक करें, एज यू कन्वेंट। जस्ट ओनली 20 मिनट देने आपने जिम में, स्टार्टअप में 20 मिनट दें, अपनी लाइफ में इतना चेंज पाएंगे कि आप बोलेंगे बाकी जिंदगी का असल ये है, जिंदगी का असल मकसद यही है। तो ये आप कितना टाइम देते हैं जिम में? बॉस मैं हार्डली 3 आवर्स डेली देता हूँ मैं जिम में। 3 आवर्स जिसमें मेरी मसल ट्रेनिंग भी होती है और मेरी हमारी जो कार्डिक भी हो जाती है इसके अंदर। राइट। तो आप ब्रेक्स के साथ देते हैं या कंसेक्यूटिव 3 आवर्स हैं? नॉन स्टॉप, कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप। जबरदस्त। और इस दौरान में आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं? जी, ट्रेनिंग तो मैं खैर नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने बिजनेस को टाइम देता हूँ। तो ट्रेनिंग्स के लिए तो मेरे साथ एक मोटिवेशन जरूर करता हूँ। मोटिवेशन कोर्सेज के हम लोग क्लासेस लेते हैं, उसमें अपने तमाम जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। राइट। तो मोटिवेशन जरूर मैं देता हूँ, लेकिन जी 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 बताएं। बिल्कुल, आप मोटिवेशन हैं ना सिर्फ हमारे लिए, बाकी उन लोगों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपनी उम्र के जो है उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, 40 साल से ऊपर हैं, 50 साल के हैं, उन लोगों के लिए भी आप मोटिवेशन हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपनी कामयाबी हमसे शेयर करने के लिए। जनाब फुरकान हमें ये बता रहे हैं कि उम्र की कैद नहीं है, आप किसी भी वक्त बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने मसल्स को बहाल रखने की। और खास जब आप अपनी बड़ी उम्र की जानिब बढ़ रहे हो तो अपने मसल्स को बहाल रखने के लिए, उनकी ताकत को बहाल रखने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी में शिरकत करनी चाहिए, चाहे आप किसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो या ना हो। हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि हमारा खित्ता अपने मकामी सायादार दरख्तों से क्यों महरूम हो रहा है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसिर हुसैन तार साहब हर सोमवार को हमारे मेहमान होते हैं, बहुत शुक्रिया तार साहब। आज का जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा अनोखा है और वो दरख्तों के हवाले से है कि दरख्त जो थे वो ना सिर्फ हमारे लैंडस्केप का हिस्सा थे, हमारे कल्चर का हिस्सा थे, सकाफत का बड़ा गहरा हिस्सा थे। यानी अगर आप देखें कि हम सिर्फ अदब में गिनवाना चाहें, ए हमीद जो हैं वो बहुत बड़े आशिक थे दरख्तों के। और कुछ 3 खजूरें थी जिनको 3 बहनें कहते थे अपने घर के बाहर। एनीवे, दरख्तों के हवाले से अगर हम अपनी क्लासिकल सूफिया की तरफ चले जाएँ, अब मतलब लिटरेचर को आप देखें या दरख्तों के हवाले से हम देखें कि हमारी सकाफत का इतना लाजमी जुज़्व थे
कि एड्रेसेस का हिस्सा होता था ना कि आप फलां वाली बेरी से या फलां वाली एक श्री आएगा या फलां एक किकर आएगा तो उससे आप इस साइड पे, इसी तरह मतलब दरख्तों के नाम पे चौकों के नाम थे, यानी बोर्ड वाला चौक, इस तरह के चीज़ें। तो दरख्त इतना लाजमी हिस्सा थे, वो सारे दरख्त जो हमारी सकाफत का अहम तरीन हिस्सा थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, मादूम होते जा रहे हैं। और उसकी जगह पे ठीक है, अच्छी बात है ये लीमू के पौधे भी लगाना और बाड़े भी लगाना, लेकिन ग्रीनरी का एक नया जो है वो कॉन्सेप्ट इस तरह के आ रहे हैं, कॉलोनियल एरा में शायद यह है। बट अब हम जो पुराने बरगद, बेरी, कीकर, शीशम, इन इतने बड़े दरख्तों से महरूम हो रहे हैं और पूरे कल्चर से महरूम हो रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हर खित्ते में जी जो वहाँ पे जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, हत्ता के पहाड़ हैं, उनके साथ ही जो उस खित्ते में शजर हैं वो भी उस पूरे कल्चर का हिस्सा होता है। ठीक। और वो कल्चर जो है वो नामुकम्मल रहता है उन दरख्तों के हवाले से। अब हमारे यहाँ जितने भी आबाई दरख्त उनको कहते हैं जो इस खित्ते थे, यहाँ पे कामयाब थे इसकी सरजमीन में, उनमें कोई भी आप दरख्त ले लें वो सूदमंद दरख्त होगा, या उसका साया घना होगा या उसमें कोई फल लगेंगे। मसलन मुझे याद है कि भाई हमारे गांव में जुकालिया में तकरीबन हर घर में एक बेरी होती थी, और वो बेरी वो साया भी देती थी, फल भी देती थी। वो बाकी सदीकी का आपने सुना होगा कि जोबन एक बेरी जेड़ा लंगे वटे मारे वेड़े दे विच लग गई वटियां दी ढेरी, जोबन एक बेरी, यानी रेफरेंस जो है लिटरेचर का वो भी उसके साथ। मियाँ मोहम्मद साहब की शायरी में एक मिसरा आता है कि तुमने मुझे इस तरह मतलब आज़ार दिया है कि जैसे कीकर जो है उसके साथ पुरानी जो चीथड़े हैं वो लटक रहे हैं, या किकर से अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। इससे ये भी मुराद है कि अंगूर यहाँ का नहीं है। कीकर जो है अगर उसके ऊपर आप अंगूर चढ़ाते हैं तो हर गुच्छा जो है उसके कांटों से वो छेदा जाएगा। इसी तरह मतलब टाली है जो बहुत कम हो गई, इसको शीशम भी कहते हैं। और टाली के हवाले से लोकगीत है कि उचियां लम्मियां टालियां ते विच गुजरी दी पींग वे माइया। पींग जो है वो टाली के दरख्त के ऊपर लग सकती क्योंकि वो बुलंद होता है। इसी तरह और जितने भी मतलब बरगद है, बरगद का आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली और मिस्टिकल जो हवाला है, और जितने भी महात्मा बुद्ध भी निर्वाण के लिए बरगद के दरख्त तले ही बैठे, और पीपल के जो पत्ते हैं उनके ऊपर बाकायदा हथेलियाँ जो बनी हुई हैं। मुझे याद है कि मैं गया बहुत अरसा पहले दिल्ली गया तो वहाँ पे एक साहब मिले, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो कारोबार है ग्वाल मंडी में है, वो निस्वर रोड के रहने वाले, कहने लगे कि निस्वर रोड में एक बरगद होता था पुराना, और उसके साथ घोड़ों की एक नांद होती थी। उस ज़माने में क्योंकि टांगे चलते थे तो हर दूसरे तीसरे चौक में वो पानी होता था उनके लिए। गर्मी शदीद होती थी ना, बल्कि गर्मी का जो मायार था वो ये होता था कि फ़लाँ गर्मियों में लाहौर में इतने घोड़े मर गए, तो वो घोड़ों के लिए वो नांद बनाते थे ताकि अपनी प्यास बुझा सके। और नांद हमेशा साए में होती थी क्योंकि अगर वो धूप में होगी तो गर्म हो जाएगा पानी। तो वो साहब कहने लगे कि मैं निस्वर रोड का रहने वाला हूँ, तो ये इस तरह करके कि वहाँ पे चौक में एक दरख्त, मैंने कहा जी वो अब भी है सही, और उसके वो नांद भी है, उसके भी आसार हैं। तो एकदम आप दीदा से हो गए, कहने लगे आप आए थे तो उस दरख्त का एक पत्ता ही मेरे लिए ले आता, यानी उसका जो रेफरेंस था होमलैंड के साथ वो बरगद था। अब कीकर को आप ले लीजिए, कीकर बहुत ही फ़ायदेमंद एक दरख्त, कांटेदार बेशक है लेकिन वो गुलाब के साथ भी कांटे होते हैं। मतलब इसकी मसवाक जो है वो बेहतरीन मसवाक कीकर की होती है। यानी ये सारे सूदमंद दरख्त हैं, ये बेकार दरख्त नहीं है जिनका मैं बाद में जिक्र करूँगा, जो बेकार दरख्त यहाँ लगने शुरू हुए जिनका कोई हवाला नहीं है।
खालिद इकबाल साहब पंजाब के सबसे बड़े लैंडस्केप पेंटर जी, बल्कि जब आप उनकी पेंटिंग देखते हैं तो आप पंजाब की लैंडस्केप को खालिद इकबाल की नज़रों से और उसके ब्रश के स्ट्रोक्स के हवाले से देखना शुरू कर दिया। क्या बात। तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आपकी लैंडस्केप्स में ज़्यादातर कीकर होता है, तो आप कीकर को क्यों पेंट करते? तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। कहने लगे मैं सारी दुनिया घूमा हुआ, ज़ाहिर है कि लंदन में उन्होंने स्लेट स्कूल से भी उन्होंने तालीम हासिल की, यूरोप भी देखा, बरसगीर में। उन्होंने कहा कि जी कीकर जो है सबसे ज़्यादा यानी पेंटेबल दरख्त, और उसकी वजह ये है कि आप भी कभी गौर कीजिएगा, मैंने भी बाद में गौर किया, हर कीकर जो है उसकी शेप अलग होगी, उसका कद अलग होगा, उसके जो फैलाव है वो अलग होगा। छोटा कीकर जो होता है उसको ककरूट कहते हैं, उसके अलहदा शाखें निकलेंगी। चुनांचे कीकर हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा रहा है, और कीकर लगाया नहीं जाता था आमतौर पे, मतलब खेतों के किनारे ये खुद ब खुद नमूदार हो जाता था, उसे मतलब काश करने की सच ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जहाँ तक हमारा है, मतलब हमारे मज़हब में, इस्लाम में बाकायदा एक हदीस शरीफ है कि अगर आप दरख्त लगाओगे तो आइंदा आपको जन्नत में इतना सवाब होगा। दरख्त लगाना इट्सेल्फ वो क्यों क्या आ गया, बेवजह तो नहीं होती। जो अकीदा होता है उसमें मुख्तलिफ जो होते हैं हिकमत की बातें, उनमें गहराई होती कि दरख्त आप लगाओगे तो जाहिर है कि उसका फल, वो बड़ा मशहूर है ना कि भाई एक बूढ़ा दरख्त लगा रहा था तो उसने कहा बड़े मियाँ ये तुम्हारी उम्र तो इतनी आ गई, यानी मेरे जितनी हो गई, तो ये जब तक बड़ा होगा और इसका साया बनेगा तुम तो जा चुके होगे। उसने कहा कि मैं आइंदा नस्लों के लिए ये लगा रहा हूँ, क्योंकि पिछली नस्लों ने हमारे लिए ये दरख्त लगाए। अनफॉर्चुनेटली पिछली नस्लों ने जो दरख्त लगाए हम उनकी छाँव में बैठे, लेकिन हमने आइंदा नस्लों के लिए दरख्त नहीं लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब से फिर मुलाकात होगी किसी और दिलचस्प सवाल के साथ। देखते रहिए तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिडवाइफ या दाइयों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद मिडवाइफ की अहमियत और उनकी तालीम और जदीद सेहत की सहूलियात से आगाही फराहम करने का है, ताकि माँ और बच्चे की सेहत को लाहक खतरात से निपटा जा सके। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज़ सैकड़ों माएँ और हज़ारों नौमौलूद बच्चे ऐसी तिब्बी पेचीदगियों के सबब हलाक हो जाते हैं, और गैर तरबियत याफ्ता दाई से डिलीवरी माँ और बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस बार का जो मौजू है मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस है, और इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है, और हुकूमती सतह पर दाइयों की ट्रेनिंग के लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हो रहे हैं, और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको करने की अशद ज़रूरत है, जिससे हम तिब्बी पेचीदगियों पर काबू पा सकते हैं। इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा वालानी साहिबा, डीन हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आगा खान यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं हिना और अली? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि सबसे पहले आगा खान यूनिवर्सिटी में आप कब से डीन हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस स्कूल को चलाने का? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर इस पोजीशन पे आई हूँ, डीन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी AKU पाकिस्तान में, और मैं ग्रेजुएट हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी की ही, और 30 साल अमेरिका में रहने के और काम करने के बाद पिछले साल वापस आई हूँ जस्ट फॉर दिस पोजीशन। तो इट हैज़ बिन वेरी गुड, बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, और काम भी बहुत एक्साइटिंग है और बहुत नीडेड है। इट्स वेरी रिवॉर्डिंग टू बी बैक। एग्जैक्टली, वी आर थैंकफुल कि आप आ गई वापस। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अच्छा, सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बताएं, इसकी इंपॉर्टेंस और अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मिडवाइफ्स यानी जो दाइयाँ हैं उनका तालीम याफ्ता होना और ट्रेंड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ और बच्चे की सेहत में, और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है?
हाँ, तो हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट करेंगे इस हफ्ते इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे एंड इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो दोनों जो साइमल्टेनियस सेलिब्रेशंस हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, और मिडवाइफरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जैसे आप बता रही थी है ना कि बहुत सारे माएँ दुनिया भर में फौत हो जाती हैं, बच्चे जो हैं उनकी केयर और उनकी बर्थ के टाइम पे बहुत सारी डेंजरस चीज़ें होती हैं। तो मिडवाइफरी एजुकेशन पाकिस्तान में भी और अब्रॉड बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता होगा कि मिडवाइफ्स जो हैं वो पुराने ज़माने वाली बात नहीं है जब आप बस घर में ट्रेंड हो जाते थे एज अ मिडवाइफ। अब जो है देयर इज़ एन एक्चुअल इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स कि मिडवाइफरी की एजुकेशन क्या होती है। और लोग जो हैं नर्सेस, यू कैन बी अ नर्स और अ मिडवाइफ, बट यू कैन गेट अ बैचलर्स डिग्री मिडवाइफरी में, आप मास्टर्स भी कर सकते हैं मिडवाइफरी में, और आप PhD भी कर सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है मिडवाइफरी में, लेकिन मास्टर्स और PhD डिग्रीज अब्रॉड होती हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हम बात ही कर रहे हैं इस पर, ऑलमोस्ट एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी है वो तरजीह देती है घरों में बच्चों की पैदाइश को, लेकिन यूनिसेफ के अकॉर्डिंग दौरान ज़िंदगी सिर्फ 39% ख़वातीन के पास जो तरबियत याफ्ता दाई या मिडवाइफ मौजूद होती है। और अभी हमने उसकी एजुकेशन पर भी बात की। फिर लगता है पाकिस्तान में इसके लिए कितना काम हो रहा है एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए ख़ास तौर पर? असल में पाकिस्तान में मिडवाइफ्स की बहुत शॉर्टेज है। स्कोप जो है ना प्रैक्टिस का वो इतना क्लियर नहीं है, और एक नेशनल लेवल पे इस वक्त स्ट्रैटेजी बन रही है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिडवाइफरी एजुकेशन में डालें, उनका गवर्नमेंट में दर्जा क्या हो, उनकी एक्चुअल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या हो, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ ग्रेजुएट होते हैं और आपको इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती है गवर्नमेंट में या NGOs में, तो फिर लोग क्यों एंटर होना चाहेंगे इस प्रोफेशन में, इस मुल्क में। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम इमेज को चेंज करें मिडवाइफरी के, और हम जो हैं वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को क्लैरिफाई करें। सो काम बहुत हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अब वो गेट्स फाउंडेशन है, और दूसरे UN एजेंसीज, WHO, Asian Development Fund, a lot of organizations are right now focused कि पाकिस्तान में मिडवाइफरी एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ तालीम जो है मिडवाइफ्स को देने के लिए, उसी के लिए ये दिन मनाया जाता है, या उनको इनकरेज करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसकी हमें हमेशा जरूरत रहेगी? बिल्कुल नहीं, आई थिंक आज का जो दिन है वो अवेयरनेस रेजिंग का भी दिन है, एडवोकेसी का दिन है, पब्लिक एजुकेशन का दिन है, और it is also a day to encourage a lot of young people to join this profession because it's very needed. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी नर्सिंग में एजुकेशन क्या है, ताकि बहुत सारे यंग लोग सोच सकें कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, श्योर डॉक्टर साहिबा, आप बताइए। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक UK स्कूल ऑफ नर्सिंग की ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद मैं बॉस्टन गई पढ़ने के लिए, जहाँ आई हैव ए मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आई डिड अ मास्टर्स इन नर्सिंग फ्रॉम बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी है सिमंस यूनिवर्सिटी से, एंड देन लेटर ऑन आई हैव अ PhD इन नर्सिंग रिसर्च न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। तो जब आप डॉक्टर कहते हैं मुझे, तो आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, बट आई एम अ डॉक्टर बिकॉज आई हैव अ PhD इन नर्सिंग। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि स्कोप ऑफ दिस प्रोफेशन कितना वाइड और कितना इन डिमांड है। तो 30 साल तक इन द US मैंने फ्रंट लाइन में भी काम किया, न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में काम किया, NGOs में काम किया, WHO के साथ काम किया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। एक पॉइंट पे आई वाज मैनेजिंग नर्स लेड
वैन जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इमिग्रेंट बच्चों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। तो आई जस्ट वांट टू से दिस कि जब आप नर्सिंग के अंदर एंटर होते हैं तो पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। यू कैन बी अ लीडर, यू कैन बी एन एडवोकेट एंड यू कैन बी एन इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर। मेरी करियर के 15 साल मैंने गुजारे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स की इम्प्रूवमेंट में फॉर मदर्स एंड बेबीज़, और मैं मोर देन 30 मुल्कों में गई। बहुत सारे मैंने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस किए। तो आई वांट टू से हाउ रिवॉर्डिंग इज दिस प्रोफेशन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलीमा वलानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के दिन इम्पोर्टेंस के वाले से हम बात कर रहे थे। अब एक ब्रेकिंग शामिल करते हैं जी। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीनी सफीर की मुलाकात हुई है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हुकूमत के हालिया जो गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात उन पर इजहार तशवीश किया है। भारत के इकदाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार आजमूदा दोस्ती का अयादा किया। कहा कि दोनों ममालिक आहनी बिरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया भी अदा किया और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे, उनका ये कहना था। और सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा और उसका शुक्रिया भी अदा किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में चीन के सफीर चियांग जी जोंग की ईवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है और मुलाकात में दो तरफा अहमियत के अमूर खास तौर पर पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश का इजहार किया गया है। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत के इकदाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाक है। चीन के सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और अमूदा दोस्ती का अयादा किया। दोनों ममालिक आहनी ब्रादर हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। चीनी सफीर का इस मौके पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चीन जनूबी एशिया जो चीनी सफीर है उनकी जानिब से कहना था कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के दोनों ममालिक के मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत का मुसलसल हमायत का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल वकास, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। और देखें जनाब, सिफारतकारी का अमल इस वक्त जारी है और पहलगाम वाक़े पर दीगर ममालिक भी अब पाकिस्तान का साथ और हिमायत देते हुए दिखाई देते हैं। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक खास कंटेंट क्रिएटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया कमाल दिखाता है, मुनफरिद आइडिया लेकर आता है और मैदान मार लेता है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल आमोस उर्फ डकी बहन की। वही डकी बहन जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज, बेसाख्ता तबसरों और बेबाक बातों से पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। उनका अंदाज काफी मुनफरिद है, लगता है कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो, मगर ज़बान ऐसी कि माशरे की हकीकत को मुंह पर मार दें। डकी बहन ना सिर्फ मजाकिया हैं बल्कि कई सोशल इश्यूज पर खुलकर बात भी करती हैं। चाहे बात हो दोगलेपन की या ट्रेंड्स की, उनका जवाब सीधा और जोरदार होता है। और आमोस मुख्तलिफ मजाकिया और मुश्किल किरदार अदा करने में भी माहिर हैं। मजीद आज वो हमारे साथ ही स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आमोस साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। I love the vibe. I love Espresso show, right? I love it, and yes, thank you so much for having me here. Thank you so much for joining us. अच्छा, सबसे पहले तो आमोस हम डकी बहन की तरफ भी आएंगे। पहले जानना चाहेंगे आमोस पहले क्या करते थे? Okay, so I did jobs. I recently graduated. I studied my business. From which university I don't want to do it because उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया हुआ बोलने का, तो मैं नहीं नाम लूँगा उनका। बाकी the life was pretty normal पहले। I used to do like comedy बहुत ज़्यादा घर पे with friends, with like family, because you know that हर किसी के अंदर there is like a क्रिंज फनी साइड कॉमेडी की होती है जिसके अंदर वो दूसरों को हिसाब आता है। आई वाज लिविंग दिस नॉर्मल लाइफ बट देन माय वन वीडियो गॉट वायरल एंड आई वाज लाइक, कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई? दैट वाज दिस लाइक अ गर्ल हु वाज एक्चुअली प्लेइंग अ क्यूट
cringe character कि नहीं मैं नहीं बर्गर खा सकती, oh it's kind of heavy for me, oh my god I cannot do that. तो like I actually like mimic that. मेरी actually दोस्त थी तो मैंने उसकी acting कर दी थी and that video went to like 30 million in like 2 days. और उसके बाद से my life changed like on like 360. तो वही थॉट कि आपने डकी बहन नाम रखा है, तो डकी भाई से कोई ताल्लुक होगा इसका? I wish मेरा डक्की भाई के साथ कोई ताल्लुक होता या फिर कोई सीन होता. He's a nice guy. और बाकी when it comes to डक्की बहन, मैंने like पहले अपना नॉर्मल जो मेरा नॉर्मल पूछना चाहती हूँ, नाम कैसे फिर आपने? Exactly, there's a long story, बहुत लंबी story है. So there's just like a thing like मैंने पहले अपने नाम के साथ I was making content. I wore wig एक वीडियो के अंदर और उसके अंदर किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था डक्की बहन लॉल लाफिंग इमोजीज. वो नेगेटिव कमेंट था, वो मेरा उड़ा रहे थे मजाक कि लाइक मेरी शक्ल जो है वो डक्की भाई के साथ कहीं ना कहीं मिलती है. आई डू एग्री ऑन दैट. हमारे नाक मिलते हैं, हमारे नाक मिलते हैं. नाउ आई कैन सी दैट. हमारे नाक मिलते हैं. अच्छा लगता है उन्होंने नीचे कर दिया नेगेटिव कमेंट. मैंने बोला भाई ये तो बड़ा कूल नाम है, डक्की भाई है तो डक्की बहन भी फिर होनी चाहिए. इसको फिर मैं जिंदा कर देता हूँ तो फिर होगी डक्की बहन जिंदा. फिर मैंने वही उठा के यूजर नेम डाल दिया एंड पीपल स्टार्ट like relating to that. People were like वो डक्की भाई है, ये डक्की बहन है, ये उसकी बहन है, उन्होंने घर से निकाल दिया है. People started to make like story. वही ड्रामे, हाँ वही पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के तो जिन लोगों ने बनाई स्टोरियाँ बनाई फुल फिल्म में. तो मैं कहा भाई ये तो काम चल पड़ा है भैया. तो फिर बार दिस इज हाउ द डक्की बहन योर कंटेंट जबरदस्त. और सबसे एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा दिखाई देती है, आप बहुत ऑब्जर्वेंट है. खास तौर पे जो लड़कियों की माइन्यूट सी चीजें, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप मतलब कैसे जान लेते हैं? क्या बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ मैं लिटरली भी कहने लगा था कैसे क्या आप कैसे like I was about to do that. right. तो फिर हमें वैसे ये कैसे आपके अंदर सलाहियत? Okay, अब शुरू से ये सीन था कि like I was very good in studies. मैं like कोई भी चीज मैं बहुत स्पेसिफिक होकर like पढ़ता होता था, जिसको बोलते हैं रट्टा मारना. रट्टे वाला बच्चा था मैं. अब like ये सीन था कि जब like ना किसी के मिमिक करना होता था ना, तो आपको ना बंदे का ना रट्टा मारना पड़ता है like थ्रू आउट के वो कर क्या रहा है, जैसे कैसे like आपको रट्टा मारना पड़ता है अगले बंदे का. तो फिर उसका एक्सेंट कैरी करना, उसका ऑब्जर्व करना, कोई भी पिकी चीज के भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ हो रहा है, लाइक कैसे इट इज आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ हो रहा है. तो भाई ये यहाँ से कॉमेडी निकल सकती है. तो बस लाइक फिर जस्ट लाइक मेक स्क्रिप्ट उसके अकॉर्डिंगली. और अच्छा एक बड़ा वायरल हुआ था आपका वो जो फौतगी पे वो यहाँ भी हमारी ऑडियंस. ओके सो इट एक्चुअली वेंट लाइक बाजी पाइंदा ते मैनू बहुत ही अफसोस है. मेरे अबू दे उमर दे सन चलो नी बीबियो जान दियो हाईवे चंगा भला हुंदा सी वे तुसी क्यों नहीं करन दे हैं. तुसी नॉर्मल होई जान दिया जे हाई नोट ते जान दियो ते हाई नोट ते जाके ड्रॉप कर दियो हाईवे चंगा भला हुंदा सी. तो यार दिस एक्चुअली वेंट वायरल. पीपल लव्ड इट. और लाइक या बस हो गया ये. अच्छा इसकी थीम क्या आपने ये भी ऑब्जर्व देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट इट. प्लीज मुझे जज ना करना मुझे जज ना करना. अच्छा अभी हुआ ये सीन था कि लाइक आई वाज एक्चुअली लाइक एट अ फौतगी. अच्छा ठीक है, वेरी सीरियस सिचुएशन. आई वाज सैड, वेरी सैड. मैंने बोलो व्हाट हैपेंड, वेरी सॉरी फॉर द फैमिली. अब देयर दिस लाइक ग्रुप ऑफ आंटीज. ब्रो वो उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो कोई लाइक वो ससुराल सिमर का देखती हैं. वो कोई कोकिला वाली औरतें. अब वो ऐसे बैठी हुई हैं. अब ना सिर्फ एक चीज करी थी, हाईवे. उनके वो रागों में रो रहे थे. और द फ्रेंड आई वाज लाइक जहाँ पे था मैं, ब्रो उनकी आंखों से आंसू भी निकल. बिकॉज व्हेन यू लाइक सैड, आपका ट्रॉमा और यू लाइक वेरी इनटू दिस लाइक शॉक थिंगी, you don't have time to do highway. But these aunties, they say like it is actually important. Like it's a stigma in like Pakistani society, maybe like Desi culture. It is actually very important कि like वो आंटियाँ वो they have to like cry like that, ताकि जो घर में जो है वो सीन वो ना मातम वाला लगे. This is how it is, and that's like very funny to me. Or like
इसी तरीके से आइडियाज पिक करते हैं आप सिचुएशन। एग्जैक्टली, एक कमेंट भी है, एक ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पर है, पर दूसरा ये कि आप उस सिचुएशन पर कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। और इवन लाइक आई सॉ दैट लाइक दे वर, ओह माय गॉड, दे वर कंप्लेनिंग ओवर बिरयानी के बिरयानी का लाजू मैं नहीं खानी, मैं नहीं खानी। They were actually like doing it like नहीं खानी है। Actually were saying कि नहीं खाने की, गरम मसाला बड़ा ज्यादा ये है। And you can tell it's fake. We can tell it's actually fake। तो भाई बहुत that's crazy। This is how I am। और इसी तरीके से आइडियाज आपको मिलते हैं और आप पिक करते हैं। आइडियाज कैसे? कैसे आइडियाज आर लाइक, पता चल रहा है अगली वीडियो का कंटेंट। आइडियाज आर लाइक, अच्छा डकी बहन की एक साइड ये है कि भाई हमारी अनपेड लाफ्टर थेरेपिस्ट है, और दूसरा ये कि जो चैरिटी वर्क आप करिए, मैं चाहूंगी उस पर भी हम बात करें। जो एक आप टारगेट सेट करते हैं कि फॉलोअर्स का या व्यूज का इतना हो जाता है, फिर उसके बाद आप चैरिटी करते हैं बहुत ज्यादा, कोई एनजीओ बनाई हुई है या फिर खुद से? ओके, सो देयर इज दिस लाइक थिंग, the word influencer has a very deep meaning in it, that you have to like influence people. I am making people laugh, they're happy, they're watching my content, there's comedy, yes everything is fine, but at the end I am influencer और मुझे कुछ ना कुछ influence डालना है उनके अंदर। अब ये सीन था कि back when I needed help, no one did like help to me, like when I did like help like financially or like कुछ इस तरह की चीजें, no one helped me। और मेरा शुरू से बस यही था कि गॉड जी बस एक दफा फेमस कर दो, एक दफा पैसा आ गया, आई स्वेयर टू गॉड आई विल हेल्प एवरीवन हु इज इन नीड। क्या बात। एंड उसके बाद से लाइक जब भी मेरा 100 के हिट होता है, 200 के हिट होता है, अभी 300 के हिट होने वाला है माशाल्लाह। तो अभी ये सीन है कि लाइक उसके अंदर जितना भी मैं कमाता हूँ ब्रांड डील्स और लाइक जितना भी सोशल मीडिया लाइक इंटरनेट मनी से कमाता हूँ, उसका मुझे लाइक स्पेंड करना होता है बैक टू द पीपल, बिकॉज दैट्स वेयर आई एम अर्निंग, और मुझे उधर ही स्पेंड करना है। बहुत ही जबरदस्त बात है, इट्स मैग्निफिसेंट कि अब जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ अपना ये रोल प्ले कर रहे हैं। और शॉर्ट टाइम तो डकी बहन का कोई अपने फॉलोअर्स के लिए मैसेज क्विक? ओके, सो डकी बहन का मैसेज यही है टू यू गाइस, just believe in yourself, whatever you do just believe in yourself and never lose discipline। मोटिवेशन के साथ कुछ ना करना। डकी बहन के स्टाइल में, डकी बहन को आप लोग कैसे क्या मतलब चलो जी करने में दासनिया कि लाइक नेवर लूज होप, ओके, एंड एवरीथिंग यू डू इट विद डिसिप्लिन। बूंद बूंद करके वो जो दरिया बनता है ना वो करना है। एक दफा से बाल्टी में से गिरा के बाद में भूल नहीं जाना, बस बूंद बूंद करके दरिया बना दो। दिस इज हाउ द लाइफ। थैंक यू सो मच आमोस। और डकी बहन हमारे साथ मौजूद थी जनाब। ये पहली इनकी टीवी जो है ना, टीवी पर अपीयरेंस है, तो एक्सप्रेसो को ये एजाज भी हासिल हो गया कि जो फेवरेट स्टार्स है, जो आपके थेरेपिस्ट हैं, लाफ्टर थेरेपिस्ट, उनके साथ भी आपकी मुलाकात हमने सबसे पहले कराई है। इसके साथ ही हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आपको बताएं इस हिस्से में कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो ये है कि गर्मियां जब आती हैं हमें सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार होता है, वो है फल। जो फलों का बादशाह है आम, उसका हमें इंतजार होता है। और मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं और इससे जो इंसान है, चरिंद परिंद है और जो हमारी फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। फलों के बादशाह का भी यही हाल है। आम की जो फसल है वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। इसका सीजन आ रहा है, इस पर ही हमने बात करनी है कि इस फसल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या तफसीलात है। हामिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी हामिद, क्या अपडेट्स हैं? फलों का बादशाह आम अब तैयार होना शुरू हो चुका है। अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कुल जो है आम की पैदावार 18 लाख मैट्रिक टन होती है। लेकिन अलमिया की बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में आज तक आम को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में 1 लाख मैट्रिक टन जो है वो आम एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसानों को नुकसान होता है बल्कि पाकिस्तान भी कसीर ज़र मुबादला से महरूम रह जाता है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे आम के हवाले से। तो सर इस दफ़ा बताएं, आम की सूरत हाल कैसी है, पैदावार कैसी है? आम की पैदावार पहले की बारिश पे इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आम को जो तेला वगैरह तो लगा है, लेकिन हमने इस पर जो फ़ौरन हमने इस पर स्प्रे करके जो तेले का कंट्रोल किया है, आम जो है माशाल्लाह जो हमारा अच्छी फसल तैयार हो रही है।
अच्छा, आम की फसल पे तेले का हमला हुआ, महकमा ज़राअत ने भी बताया, स्प्रे भी हुए, अब उसमें कंट्रोल तो हो गया थोड़ा बहुत। अब ये बताएं कि आम एक्सपोर्ट करने के हवाले से क्या इकदाम हैं हुकूमत से? आप कई सालों से बागात अपने देख रहे हैं, कोई हुकूमत की पॉलिसी आज तक आई है? नहीं जी, बिल्कुल हुकूमत जो है बिल्कुल इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेती है एक्सपोर्ट के हवाले से। टोटल 6% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ज़रा मुबादला हमारा ना होने के बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारी जो एक्सपोर्ट को है इसकी पॉलिसी है वो आसान बनाए, ताकि हर किसान जो है, हर बागबान इसको आम का एक्सपोर्ट करे। अगर आम हमारा अच्छा एक्सपोर्ट हो गया, हमें रेट भी अच्छा मिलेगा और हमारा ज़ाहिर है किसान, बागबान या किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि अगर आम एक्सपोर्ट होगा तो ना सिर्फ किसान को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता चलूँ, अब जो आम की लेटेस्ट तरीन चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है वो पल्प है। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो दुनिया भर में 50% जो है पल्प सप्लाई करता है और लाखों डॉलर कमाता है, लेकिन हम आज तक पल्प की इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान में पल्प की इंडस्ट्री, आम के पल्प की इंडस्ट्री डेवलप हो जाए तो पाकिस्तान का आम ना सिर्फ पूरी दुनिया में जाएगा बल्कि पल्प की सूरत में जाएगा, जिससे ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा, किसानों को अच्छा रेट मिलेगा, किसान खुशहाल होंगे, पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो है वो लाखों डॉलर्स आएंगे। तो हुकूमत को इस इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना चाहिए। आम को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ पल्प इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, पल्प को एक्सपोर्ट करने के लिए इकदाम करने चाहिए। आप ये देखें, 4 लाख एकड़ रकबे पर आम काश्त होता है, उससे 18 लाख मैट्रिक टन जो है वो आम की पैदावार हासिल होती है। सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन जो है आम हम हर साल 6 से 7% एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास क्वालिटी उस तरह की नहीं होती आम की क्वालिटी पे भी किसानों को थोड़ी तवज्जो देनी होगी और हुकूमत को आम एक्सपोर्ट करने के लिए इकदाम करना होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ एक्सप्रेसो हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।